हाँ, हो गई लाइव। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। और मैं आपके सामने डी के चौधरी। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट अभी बच्चों अभी आपका पूरा नहीं हुआ है। तो कल मैंने जो डिस्कशन किया था फंडामेंटल राइट में, वो कौन कौन से टॉपिक थे। उन टॉपिक का नाम था, जिसमें फंडामेंटल राइट में मैंने आर्टिकल्स आपके जो 19 को, यानी कि आपका 17, 18 और 16, 17, 18 और 19 को डिस्कशन किया था। आज इसके बाद जो आगे के फंडामेंटल राइट है उसको डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। तो हमारे सामने काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। शहनवाज हैं, आकाश, राकेश, राजा, बॉबी, पुष्पेंद्र, पीके, सिमरन, वैजंती, मदन मोहन, मालवीय, सौम्या, रजनीश, शुभम, पीके, राजेश, रवीना, सौम्या, जितेंद्र, जीनत। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी को बच्चों गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ शायद आ रही होगी, तो आवाज़ मैं बढ़ा दूं तो आवाज़ बच्चे बढ़ जाएगी आपको धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी डाउन है। थोड़ा बच्चे आज की जो क्लास लेट होने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि थोड़ा तबीयत खराब थी बच्चों। तबीयत क्या मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यार। फिर भी मैंने एक बात सोची कि यार आप लोग काफ़ी वेट करते हो क्लास का। एक बार तो मन का किया कि यार क्लास को आज ऑफ कर दिया जाए, लेकिन फिर दूसरा मन ये किया कि नहीं यार, आप लोग काफ़ी वेट करते हो तो क्लास को क्यों ऑफ किया जाए, पढ़ा दिया जाए। चाहे बेशक कम ही पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ तो पढ़ाया जाए कम से कम। खैर, आप वैसे भी फील कर रहे होगे कि थोड़ी सी दिक्कत तो है। चेहरे पे भी आपको जो है थोड़ी सी थकावट दिखाई दे रही होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। राजा कह रहे हैं कि सर वायरल चल रहा है, तो बिल्कुल सही बच्चे, वायरल तो चल रहा है। खैर, कोशिश मेरी यही रहती है बच्चों की आप सबके सामने जो है टाइम टू टाइम आए जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग है हम भी, हमारे सामने भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग करना पड़ता है। खैर, चंदन मैंने आपका नाम ले लिया है। बिल्कुल। रोहित कह रहे हैं सर टाइम नहीं मिला है गुरुजी ऑनलाइन आने का, पर बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सत सत प्रणाम। ठीक है बच्चे। खैर, शहनवाज कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 4 में कंफ्यूजन है। तो बच्चे आर्टिकल 4 में मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि आर्टिकल 4 में कंफ्यूजन क्या है आपको। देखो, पहली बात तो जो हमारे संविधान में जो भाषा दी जाती है मैं उस भाषा के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ाता। मैं सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अनुसार जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अनुसार नहीं माने जाएंगे। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम आसानी के साथ आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार हम अपने संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। उसको आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन के अनुसार नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है, तो शहनवाज जी समझ में आ गया होगा आपको। सियाराम कह रहे हैं कि सर थैंक्स सर आज क्लास लगाने के लिए, नहीं तो आज नींद नहीं आती। अच्छा चलो खैर। खैर बच्चे, नींद हालांकि जब जब तक मैं आपकी क्लास नहीं लेता हूं तो मुझे भी नींद नहीं आती, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो घर परिवार की हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की हो, चाहे वो जॉब की हो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चे बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, हमें अलग अलग तरीके दायित्व निभाने पड़ते हैं, चाहे वो जॉब का दायित्व हो, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशन का दायित्व हो, चाहे वो घर परिवार का दायित्व हो। और हमेशा हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी भी चाहिए। ठीक है, जब आप जॉब पे लग जाओगे तो जॉब की भी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर परिवार की भी अपनी एक उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो वो तब आप समझ पाओगे बच्चे इन सारी चीजों को। खैर, भूपेंद्र कह रहे हैं सर इतने कम कमेंट लेते हो, सिलेबस कैसे होगा।
तो बच्चे देखो, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जब आप हमसे ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के सामने एक आती है कि बच्चा ये कहता है कि सर हम पढ़ तो लेंगे आपके सामने, लेकिन हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं हमेशा एक बात की कोशिश, मेरा हमेशा एक मन के अंदर एक द्वंद्व जो रहता है वो यही रहता है कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम उनका आंसर बताया जाए। सिलेबस बच्चे पॉलिटी 4 का बैच चल रहा है, हालांकि पॉलिटी 4 के बैच में मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे पहले जो और बैच पढ़ा चुका हूं, तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चनों का जवाब देता हूं, क्योंकि मेरी सबसे खास बात ये होती है कि आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आप मेरे से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हो, तो कम से कम अगर ऑनलाइन में अगर एक ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि भाई ऑफलाइन में तो टीचर जो है आपके क्वेश्चनों का जवाब देता है लेकिन ऑनलाइन में नहीं दे पाता। इसी वजह से मैं कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनके मैं आंसर दे पाऊं, ताकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस ना समझ पाए। ठीक है, तो कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है। लेकिन आप जब सिलेबस की बात करते हो तो बच्चे सिलेबस बड़े आराम से मैं करवा दूंगा, उसमें कोई परेशान मत हो, और अच्छे ढंग से सिलेबस करवाऊंगा। इतना ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ सकते जितना मैं ऑनलाइन में पढ़ा देता हूं। ठीक है, और बच्चे आशीर्वाद की बात रही तो सब आप सभी के ऊपर मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, खैर मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया वो आर्टिकल जो है आपका कौन सा पढ़ाया, आर्टिकल मैंने 16 पढ़ाया, आर्टिकल मैंने 17 पढ़ाया, और आर्टिकल मैंने 18 पढ़ाया, आर्टिकल 19। ये 4 आर्टिकल मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। लेकिन आज आर्टिकल हम किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। किसकी, आर्टिकल 20 की। तो बच्चे ये जो अनुच्छेद आपका 20 है इसमें 3 तरह के पॉइंट हैं। आर्टिकल 20 का जो है फर्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट है, और आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट है। ये 3 इसमें पॉइंट है, यानी कि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज फर्स्ट है, आर्टिकल 20 का जो है सेकंड क्लॉज है, आर्टिकल 20 का जो है सब क्लॉज थर्ड है। लेकिन अब हमें समझना है कि आर्टिकल 21 के सब क्लॉज फर्स्ट में क्या है। हालांकि देखो आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट of conviction for offenses, protection in respect of conviction for offenses। यानी कि इसको हिंदी में पढ़ेंगे अपराधों के लिए दो सिद्धि के अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो यानी कि इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो आर्टिकल 20 में आप ये लिखो, लेकिन आर्टिकल 20 के अंदर भी सब क्लॉज 3 हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। लेकिन सब क्लॉज 1 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 3 क्या कहता है, उसके विषय में आप बताएंगे। तो पहले इतना लिखो। तो लास्ट के क्लास में मैंने आर्टिकल 16 के आपको 6 पॉइंट बताए थे, आर्टिकल 17 बताया था, आर्टिकल 18 के आपको क्लॉज मैंने कितने बताए थे 4, और आर्टिकल 19 के मैंने सब क्लॉज कितने बताए थे 6 बताए थे। ठीक है, अब आर्टिकल 20 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बच्चे, फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो हर आर्टिकल्स को बड़े इंपॉर्टेंट ढंग से देखिए आप,
क्योंकि खासकर जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उनमें खासकर इन फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम आर्टिकल 20 में ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं इसके अंदर इनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो इतना लिख लो बच्चों आप। देखो बच्चे, एक बहुत बड़ा जो है कि बदलाव आया है हमारे सोसाइटी में कि जब आप नमस्ते भी करते हो तो आप ऑनलाइन करते हो। इनके ऐसा कभी आपने सोचा था कि ऑनलाइन भी आप नमस्ते करोगे? आज ऑनलाइन शिक्षा आपके सामने है। आप घर बैठे रजाई में बैठे हुए आप ऑनलाइन शिक्षा को ले रहे हो। कभी आपने सोचा था कि इतने सस्ते दामों पे आप घर बैठे जो है एजुकेशन ले पाओगे? लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप अपने मोबाइल फोन पे दिल्ली मुखर्जी नगर के जो एक टॉप मोस्ट टीचर हैं उनकी एजुकेशन आप ले पा रहे हो। क्योंकि जब आप दिल्ली में आते हो तो लगभग हर महीने का आपका 15,000 का खर्चा होता है। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इतना खर्चा आपको नहीं दे पाते। लेकिन बिहार का कोई बच्चा है, राजस्थान का कोई बच्चा है, यूपी का कोई बच्चा है, तो वो आज ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहा है। तो बच्चे इस चीज का फायदा उठाइए आप कम से कम। हम मैं आपको इतना मैं बता रहा हूँ कि जितना हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा हम ऑनलाइन में पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है? और मेरा खुद का ये व्यक्तिगत मानना होता है कि एक सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन ऑफलाइन में एक आती है कि बच्चे का जो एक प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो मैं इसलिए ज्यादा फोकस इसी बात पे भी करता हूँ कि आपकी जो समस्या है वो किसी भी तरीके से उसका समाधान होना चाहिए। राजा कह रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं अभी अपनी कॉलेज जाता तो गुरु के चरण स्पर्श हमेशा करता हूँ। साउंड बहुत कम है। राम कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 394 ए क्या है? तो वैसे तो बच्चे 394 में ये बोला गया है कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। ये पॉइंट इसमें बोला गया है। खैर सर जी ऑनलाइन और ऑफलाइन लेकिन सर ये एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम दिल्ली से कोचिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चे ये तो है। संदीप कह रहे हैं सर ऑनलाइन में लिमिटेड सीट रहती है। हाँ ये भी है बच्चे, ऑनलाइन में लिमिटेड सीट भी रहती है। जो एक बहुत जल्दी एडमिशन ले लेते हैं तो क्योंकि उसके बाद जो ऑनलाइन में जो सीटें हैं वो आपकी फिलअप कर दी जाती हैं, उसके बाद एडमिशन नहीं होता है क्योंकि एक टारगेट रखा जाता है बच्चे। खैर ये आपने लिख लिया। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ये आर्टिकल 20 कहता है। लेकिन अब आर्टिकल 20 के अंदर जो सब क्लॉज 1, 2 और 3 है इसकी विषय में समझ लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं? हालांकि बच्चों मैं आज आपको बताऊं कि तबीयत हालांकि थोड़ी ज्यादा ही खराब है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि यार आप लोग वेट करते हो तो क्लास को ना छोड़ा जाए, बेशक कम पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कम से कम ये कि एक कंसिस्टेंसी तो आपकी बनी रहेगी। देखिए आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? ये कहता है कि जैसा कानून होगा उसी तरीके से सजा का प्रावधान होगा। यानी कि जो पनिशमेंट होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ होगा। यानी कि दंड।
वर्तमान कानून के अनुसार होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं अगर आईपीसी की धारा 394 की बात करूं, तो आईपीसी की धारा 394 ये कहती है कि अगर एक व्यक्ति बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा होगी। लेकिन सपोज करो कि आज हमारी पार्लियामेंट एक बदलाव कर देती है कि 7 की जगह जो है वो 10 वर्ष कर देती है, यानी कि आज की डेट से, यानी कि आज की डेट है 27। तो इसका मतलब अगर आज कोई इस अपराध को करेगा तो उसको सजा कितनी मिलेगी? 10 वर्ष की मिलेगी। तो जैसा कानून होगा वर्तमान में उसी हिसाब से सजा मिलेगी। तो यानी कि पनिशमेंट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ के अनुसार होगा। क्योंकि आप जानते हो कि कानूनों में बदलाव भी होता है, तो जैसे जैसे कानूनों में बदलाव होगा उसी हिसाब से सजा का प्रावधान होगा। तो ऐसा आर्टिकल 21 का फर्स्ट पॉइंट कहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल धारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा जो 394 की बात की गई कि भाई आपने अगर एक शादी के अलावा दूसरी शादी की जाती है, ऐसा 394 धारा में लिखा हुआ है, तो वहां पर सजा का प्रोविजन 7 वर्ष का है। लेकिन अगर इसको आज चेंज करके आज की डेट में 10 वर्ष कर दिया जाता है तो फिर सजा का प्रोविजन कितना होगा? 10 वर्ष होगा। लेकिन आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जियोपार्डी, ये कहता है तुम्हारी सजा का संरक्षण। यानी कि ड्यूअल जियोपार्डी का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जियोपार्डी। देखो इसका मतलब समझो आप। एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि आर्टिकल 15 का 6 पॉइंट और आर्टिकल 16 का 6 पॉइंट इसमें क्या डिफरेंस है। चलो बच्चे अभी बताऊंगा मैं, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर आर्टिकल 20 समझ नहीं आया। देखो आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो इसमें सब क्लॉज 3 दिए हैं कि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। तो आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि जैसा कानून होगा वैसी सजा मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो हमारी आईपीसी होती है, जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसमें टोटल जो है 511 धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन है। उसमें जो है अगर कोई अपराध करता है तो अपराध की परिभाषा क्या है और उसका दंड का प्रोविजन, पनिशमेंट का प्रोविजन किया है, ये हमारे आईपीसी में दिया हुआ है। अब टाइम टू टाइम पार्लियामेंट इनमें बदलाव भी कर सकती है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसकी सजा का प्रोविजन आज की डेट में 3 साल है, लेकिन कल को 3 साल की जगह वो सजा का प्रोविजन पार्लियामेंट जो है 5 साल कर देती है। तो कल की डेट में जब वो कानून लागू होगा, अगर कोई चोरी करेगा तो इसका मतलब 5 साल की सजा मिलेगी। ऑब्वियस सी बात, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कानून होगा सजा उसी हिसाब से दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज है वो 1 यही बात कहता है कि जैसा कानून होगा सजा उसी हिसाब से दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि ड्यूअल जियोपार्डी की बात करता है, दोहरी सजा की बात करता है।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं राजीव गांधी का। राजीव गांधी को 1991 में मार दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में 1995 में राजीव गांधी के जो हत्यारों के रूप में जो शामिल व्यक्ति थे उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के सामने पिटीशन डाली माफी की सजा के रूप में, लेकिन 2012 तक कोई डिस्कशन इस पर नहीं हो पाया। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने तो 2013 में प्रणब मुखर्जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आपकी सजा को माफ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आर्टिकल 20 जब डुअल जियोपार्डी की बात करता है, दोहरी सजा की बात करता है, कि भाई एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो तरह की सजा जब नहीं दी जा सकती, तो हम जो 22 से 23 साल की सजा काट चुके हैं तो फिर हमें फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि भाई हमारा संविधान आर्टिकल 20 का जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो तरह की सजा कभी नहीं दी जा सकती। तो उनकी सजा को, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनकी सजा को, तो जो मृत्युदंड की सजा थी उसको सजा को चेंज करके आजीवन कारावास में चेंज किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो तरह की सजा कभी भी नहीं दी जा सकती, ऐसा आर्टिकल 20 का सेकंड पॉइंट कहता है, जिसमें ड्यूअल जियोपार्डी, दोहरी सजा के संरक्षण की बात की गई है। जब तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जियोपार्डी, दोहरी सजा का संरक्षण, कि एक व्यक्ति को एक सजा के लिए दो तरह की, यानी कि एक क्राइम के लिए दो तरह की सजा नहीं दी जा सकती। रघु मेरे से पूछ रहे हैं कि सर 1895 में संविधान सभा का गठन का मांग सर प्रवर्तन किसने किया था। तो बच्चे 1895 में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की, हमारे देश में एक ऐसी सभा होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान को बना सके। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात रखी थी। वो भी कह रहे हैं कि सर मनी बिल ओनली लोकसभा में पास होता है क्या, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है सर। तो बच्चे बिल्कुल सही है कि मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा इसको 14 दिन तक वो रख सकता है, उसके बाद अल्टीमेटली लोकसभा के द्वारा पास हो जाता है। राजीव गांधी का मतलब ये कि 1991 में राजीव गांधी को जब बच्चे मार दिया गया था, उनको राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तो तब राजीव गांधी के हत्यारों को जो अरेस्ट किया गया 1995 में, राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। लेकिन अब उन्होंने 1995 में अपनी पिटीशन राष्ट्रपति को डाली कि भाई उनकी सजा को पार्डन कर दिया जाए। तो इससे क्या हुआ कि 2012 तक कोई डिसीजन इस पर नहीं लिया गया। 2013 में प्रणब मुखर्जी ने डिसीजन लिया कि आपकी फांसी की सजा को माफ नहीं किया जा सकता। तो वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उन्होंने हवाला दिया कि आर्टिकल 20 का जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ड्यूअल जियोपार्डी की बात करता है। किसकी बात करता है? ड्यूअल जियोपार्डी की बात करता है। तो ड्यूअल जियोपार्डी में जब ये बात कही गई कि भाई जब हम ऑलरेडी 22 से 23 साल की सजा काट चुके हैं तो फिर हमें मृत्युदंड का क्या मतलब बनता है, हम दो तरह की सजा क्यों काटें? या तो हमारी क्या है, 22 साल की सजा को माफ कर दो 1991 से लेकर 2012 तक, या फिर हमें फांसी की सजा चढ़ा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और उनकी फांसी की सजा को रद्द करते हुए उनको सजा का प्रावधान क्या कर दिया गया, उनको जो है आजीवन कारावास में उनकी सजा को चेंज कर दिया गया। समझ में आ गया? तो ये कहानी थी प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जियोपार्डी की। क्लियर हो गया? अब आर्टिकल 20 का बच्चों थर्ड पॉइंट आता है। ये क्या कहता है? ये आर्टिकल 20 का जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन,
स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार। तो यहां पर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यहां पर सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात, इनक्रिमिनेशन की बात की गई है कि जैसे अपने ही विरुद्ध, गवाही के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि पुलिस जब आपके सामने कोई जबरदस्ती करती है, जैसे आपने मान लो कि कोई, आपने जो है कोई लड़ाई हो गई, तो आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टी है वो लिखवाती है कि भाई मेरी चोरी हुई 25,000 की, या देन इन्होंने मुझे मारा पीटा। तो कभी कभी पुलिस जो है अरेस्ट करती है और कहती है कि आप इस बात को मानो कि आपने चोरी की है, जबकि उस व्यक्ति ने चोरी तो नहीं की। तो अपने ही विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार दिया है कि पुलिस जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन है, जो अगेंस्ट अनसेल्फ वन सेल्फ के विरुद्ध आती है, यानी कि स्वयं के विरुद्ध जो संरक्षण का अधिकार है, वही क्या कहता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात की गई है। वो ये कहता है कि जैसे नार्को जो टेस्ट होता है, या पोलोग्राफी होती है, ब्रेन फिंगरप्रिंट होती है, या लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, तो ये क्या सही है? यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन अगेंस्ट वन सेल्फ। तो ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने देखा होगा तो बच्चे इस बात को समझे कि नहीं समझे? शहनवाज कह रहे हैं कि सर फैंसी क्यों नहीं दिया, फांसी क्यों नहीं दिया, फांसी दिया जा सकता था। सर शुभम कह रहे हैं कि सर कसाब को फिर कैसे दोहरी सजा का रूप में फांसी की सजा दी गई। देखो आर्टिकल 20 जो है, राम ने पूछा कि सर ओवरऑल आर्टिकल 20 का क्या मतलब है, क्या होता है। तो आर्टिकल 20 में मैंने लिखवा है ना कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यानी कि आम जनता को एक संरक्षण का अधिकार इसमें दिया जाता है। लेकिन इसमें 3 पॉइंट और दिए हैं कि पहला पॉइंट आपको क्या कहता है कि जो आर्टिकल 20 है उसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि जो सब क्लॉज 1 के रूप में दिया गया है कि जैसा कानून होगा वैसी सजा मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम कानूनों में बदलाव होता रहता है। आर्टिकल 22 का जो पॉइंट है वो डुअल जियोपार्डी की बात करता है कि एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जा सकती। और आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट ये कहता है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात करता है, उसके प्रोटेक्शन की बात करता है कि भाई पुलिस जो है जबरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकती कि आप इस बात को मानो कि आपने अपराध किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं। जैसे नार्को टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, तो क्या नार्को टेस्ट जो है एक तरीके से वैध नहीं माना जाता है कि पुलिस ऐसे ही नार्को टेस्ट नहीं कर सकती? नार्को टेस्ट वो तभी कर सकती है जब व्यक्ति की, जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है, उस व्यक्ति की सहमति ली जाएगी, तभी नार्को टेस्ट किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि और तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पॉलीग्राफी होती है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग होती है, लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है। तो एक केस आया था इसके लिए, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, जिसमें ये कहा गया था कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का किसी भी तरीके से जो शोषण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शोषण। जैसे मैंने आपसे बात किसकी की, नार्को टेस्ट की बात की, पोलोग्राफी की बात की, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग की बात की, और लाइट डिटेंशन टेस्ट की बात की। समझे कि समझे? तो कौन सा केस था? तो यहां आर्टिकल 20 को लेकर सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य,
2010 का टेस्ट था कि जो पोलोग्राफी होती है, लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, ये किसी भी तरीके से सेल्फ इनक्रिमिनेशन का क्या है, शोषण नहीं कर सकते। यानी कि जब तक खुद की व्यक्ति की इच्छा ना हो तब तक आप इन तरीके से लाई डिटेक्शन नहीं कर सकते, आप जो पोलोग्राफी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब समझे कि नहीं समझे। लेकिन एक केस और आया था, मिस्टर एक्स वर्सेस मिसिस वाई। ये 2002 का टेस्ट था। कौन सा टेस्ट था? 2002 का। उसमें डीएनए टेस्ट को वैध माना गया। क्या माना गया? कि भाई डीएनए टेस्ट बिल्कुल वैध है। और डीएनए टेस्ट में क्या होता है, जेंडर परीक्षण की बात की जाती है। तो कहने का मतलब है कि भाई जो डीएनए परीक्षण एक तरीके से क्या व्यक्ति की अनुमति के बिना किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर लिंग परीक्षण की बात, यानी कि जेंडर परीक्षण की बात आती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स वर्सेस मिसिस वाई जो 2002 का केस आया, तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डीएनए टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 के थर्ड पॉइंट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या माना गया? वैलिड माना गया। क्या माना गया? वैलिड माना गया। जबकि सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 का जब केस हुआ, तो इसमें कहा गया कि जो नारकोटिक टेस्ट होते हैं, जो लाई डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, वो एक तरीके से वैलिड नहीं है। जब तक व्यक्ति की खुद की अनुमति नहीं होगी, जब तक आप इस तरीके से कोई टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल खुद कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन अगेंस्ट वन सेल्फ, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार। कि जब तक खुद व्यक्ति, अगर खुद की व्यक्ति की जो है इच्छा नहीं है, तब तक आप जो है उसके विरुद्ध जो है आप गवाही के लिए नहीं बोल सकते। भाई जबरदस्ती अगर मेरे से कोई कहता है कि आप मानो कि मैंने चोरी किया है, तो ये कहीं ना कहीं तरीका गलत है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात की गई है। तो आर्टिकल 20 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सहमति से नार्को टेस्ट हो सकता है, सहमति से जो है लाई डिटेक्शन टेस्ट हो सकता है, सहमति से पोलोग्राफी टेस्ट हो सकता है, ऐसा सेल्वी केस में कह दिया गया। लेकिन डीएनए टेस्ट जो है बिना सहमति के किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर लिंग परीक्षण की बात बच्चे आ जाती है। तो आर्टिकल 20 का जो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात करता है कि भाई हर व्यक्ति को अपने विरुद्ध, गवाही के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है, कि जबरदस्ती पुलिस उसके खिलाफ नहीं कर सकती। वो बच्चे जो अपराध के समय कुछ कानून की सजा का जो समय बदल गया, तो सजा किस, तो वो आर्टिकल 22 में बात की गई है बच्चे। नार्को टेस्ट क्या होता है कि व्यक्ति को जो है एक तरीके से जो है बिल्कुल मूर्छित कर दिया जाता है, उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। जब व्यक्ति अचेतन मन में चला जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि आपने ये अपराध किया या नहीं किया। ठीक है, तो वो एक तरीके से नार्को टेस्ट होता है बच्चों। अरे बच्चे एक चीज बताओ, पुलिस तो नहीं कर सकती ना, लेकिन अगर कोर्ट तो अपना डिसीजन दे सकता है ना नार्को टेस्ट पे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई उसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, तो कोर्ट तो कह सकता है। क्योंकि भाई जब कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है ना कि भाई ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो इसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, इसका पोलोग्राफी टेस्ट किया जाना चाहिए, तो तब तो पुलिस कर सकती है ना। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती इसमें, कि भाई बिना कोर्ट के पूछे उसने पोलोग्राफी टेस्ट कर दिया, नार्को टेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है, कोर्ट ये कहता है कि अगर पुलिस अपना पक्ष रखती है और उस पक्ष में ये प्रूफ मिल जाते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो तब उसका नार्कोटिक टेस्ट किया जा सकता है, तब उसका पोलोग्राफी टेस्ट किया जा सकता है, तब उसका जो है एक तरीके से डाई डिटेक्शन यानी कि लाई डिटेक्शन किया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो है झूठ बोलने में बड़े परफेक्ट होते हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, तो लाई डिटेक्शन में उनको पकड़ लिया जाता है कि ये व्यक्ति वाकई झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से बैटरी शायद डाउन होने वाली है।
अरे नालायक को समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? उसके बाद हम बच्चे बात करते हैं आर्टिकल 21 की। इस बार बच्चों शनिवार को भी आपकी क्लास होगी। शनिवार को मैं क्लास लूंगा और हो सकता है लंबी क्लास लूंगा आप लोगों की। तो सैटरडे को क्लास होगी और लगभग हो सकता है वो 3 घंटे की क्लास चले आपकी। अब बच्चों बात आती है आर्टिकल 21 की। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बच्चे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं हमारे संविधान का स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। क्योंकि आम नागरिक को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें बच्चे दो पॉइंट आते हैं। एक तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक आता है बच्चे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर, अब देखो यहां पर बच्चों इस आर्टिकल को लेकर दो पॉइंट जो उठते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चे। आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो मेंस में परीक्षा होती है तो उसमें बहुत पूछा जाता है। एक तो होता है प्रोसीजर, एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया। एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया, और ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। हमारा जो भारत है वो विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या आप ले सकते हो विधि के समक्ष या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी लिख सकते हो। ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ है, ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो भी विधायिका कानून बनाएगी वो सब ठीक है, यानी कि विधायिका के द्वारा जो भी कानून होगा वो सर्वोत्तम है, विधायिका चाहे कैसा भी कानून बनाए। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं, ये एक नेचुरल लॉ है, किस सिद्धांत पर काम करता है?
अब एक बात बताओ मुझे, कल को संसद हमारी कोई कानून बनाने लगे कि भाई आप किसी को देख नहीं सकते, आप किसी को सूंघ नहीं सकते, आप किसी को जो है कोई खाना नहीं खा सकते, तो इसका मतलब विधि जो भी, इसका मतलब क्या है कि जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाएगी तो इसका मतलब क्या वो सही थोड़ी हो सकता है। कल को अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि आपको सूंघने की शक्ति का अधिकार नहीं है, आपको देखने की शक्ति का अधिकार नहीं है, आपको जो है खाने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये संभव है? ये हमारा जो नेचुरल लॉ है उसके तो कहीं ना कहीं खिलाफ है कि नहीं है। तो हालांकि हमारा संविधान प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ की बात करता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन नेचुरल लॉ की तो बात नहीं करता, क्योंकि नेचुरल लॉ आम आदमी को एक नेचुरल लॉ भी तो मिला हुआ है। हमें सूंघने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, हमें देखने का अधिकार है, ठीक है, हमें जो है जो तरह तरह के एक नेचुरल लॉ के अधिकार मिले हुए हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है यथोचित विधि प्रक्रिया कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो। अब इसी को लेकर यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भाई हमारा संविधान ये कहता है कि संसद जो भी कानून बनाएगा वो मान्य होगा, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन मान्यता देता है? यूएसए। जबकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसको मान्यता देता है? ब्रिटेन इसको मान्यता देता है। तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन अब हुआ क्या कि एक इंदिरा साहनी केस आया, क्या आया? मेनका गांधी केस आया। अब क्या हुआ बच्चों? मेनका गांधी केस आया वर्सेस भारत संघ। ये 1978 में आया। इसने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 21 कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉलो किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया कि भाई अगर कोई भी संसद कानून बनाती है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो प्राकृतिक न्याय के अनुसार होना चाहिए, वो एक तरीके से नेचुरल जस्टिस के अनुसार होने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को एक नेचुरल न्याय का अधिकार है, सूंघने का अधिकार है, उसको देखने का अधिकार है, उसको क्या है बोलने का अधिकार है, तो ये नेचुरल जस्टिस में आते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आर्टिकल 21 जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करता है, लेकिन 1978 में एक बदलाव आया जिसमें मेनका गांधी केस आया, तो उसने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की डेट में देखें तो आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो एक तरीके से सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि बेशक हमारा संविधान प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ की बात करता है, बाय लॉ की बात करता है, लेकिन आज जो फॉलो किया जाता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसमें ये बोला गया है कि हमारी संसद किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकती है और वो हर व्यक्ति पर लागू होगा, लेकिन वो कानून ऐसा होना चाहिए जो युक्ति युक्त हो, रीजनेबल हो, जो कि एक तरीके से प्राकृतिक न्याय को, जो एक नेचुरल लॉ को फॉलो करता हो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आज फॉलो किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ ये कहता है कि संसद अगर कोई भी कानून बनाएगी तो आम जनता उसको फॉलो करेगी, लेकिन संसद ऐसा भी तो कानून बना सकती है कल को कि वो कहने लगे भाई आपको सूंघने का अधिकार नहीं है, वो कहने लगे आपको चखने का अधिकार नहीं है, वो कहने लगे आपको देखने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या सही है? इसी वजह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। उसने कहा कि हर व्यक्ति को नेचुरल लॉ का अधिकार है, कि जो नेचर ने, जो प्रकृति ने उसको अधिकार दिए हैं उसका उल्लंघन संसद नहीं कर सकती। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आज फॉलो किया जाता है, जिसमें मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 में केस में ये बोला गया कि जो भी संसद कानून बनाएगी वो नेचुरल लॉ के आधार पर होना चाहिए। सूंघने का अधिकार संसद नहीं छीन सकती, देखने का अधिकार संसद नहीं छीन सकती, ठीक है,
ठीक है, चखने का अधिकार संसद नहीं छीन सकती, वगैरह वगैरह, जो कि हमें प्रकृति जिस तरह का अधिकार देती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमारी जो विधायिका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करती है, यानी कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं जा सकती। जो हमें प्रकृति ने न्याय दिए हैं वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे हर तरीके से। हमारा सूंघने का अधिकार, हमारा देखने का अधिकार, हमारा चलने का अधिकार, हमारा बोलने का अधिकार, ठीक है, इनका उल्लंघन वो संसद नहीं कर सकती। क्लियर है? जो कि हमने अमेरिका से लिया है। क्लियर है? अब आर्टिकल 21 को देखोगे तो इसमें कई तरह के अधिकार दिए गए हैं जो टाइम टू टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो ये जो मेनका गांधी केस आया था बच्चे 1978 में आया था, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई। और मैं आपको बता दूं कि ए गोपालन केस आया था मद्रास राज्य में, जिसने ये कहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसको किसने पलटा था? मेनका गांधी केस ने पलट दिया था। अब इसमें कई तरह के अधिकार हैं बच्चे, जैसे राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं बच्चे। मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी टाइम क्लास नहीं चल पाएगी आज। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आज फॉलो किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक न्याय को आज हमारी संसद फॉलो करती है। तो समझे इस बात को, मेरे ख्याल से अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल 21 में बच्चे कई बातें लिखी गई हैं। जैसे बच्चे राइट टू एजुकेशन है, जैसे इसी में देखोगे आप राइट टू एजुकेशन की के साथ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। हालांकि शिक्षा का अधिकार मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21A में दिया हुआ है अलग से, लेकिन इसके लिए एक मोहनी जैन का केस आया था। मोहनी जैन का केस आया था बच्चों, और ये बात थी 2002 की। हालांकि आप ये भी तो जानते हो कि 2002 में आपने देखा होगा कि 86 संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को रख दिया गया था। हालांकि इसमें बच्चों आपका राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है बच्चों एकांतता का अधिकार। राइट टू फ्री लीगल एड है। राइट टू फूड है, भोजन का अधिकार है।
राइट टू लीगल एड है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है। तो बच्चों हालांकि इसमें आर्टिकल 21 में कई तरह के अधिकार आते हैं। राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू फ्री लीगल एड है, राइट टू फूड है, राइट टू लीगल एड है, राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा राइट टू स्लीप भी आता है। सोने का अधिकार है। राइट टू राइट टू एनवायरमेंट है, पर्यावरण का अधिकार है। थोड़ा बच्चों समझ लेते हैं। हालांकि राइट टू एजुकेशन तो समझ में आ गया आपको कि भाई ये तो इसके लिए तो अलग से हमने आर्टिकल दिया है कि भाई 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और आर्टिकल 21A हमारे संविधान में जोड़ दिया गया है। मोहिनी जैन केस आया था इसकी रिगार्डिंग की 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन राइट टू जो एजुकेशन की बात अगर हम करें, राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी का अधिकार क्या है? एकांतता का अधिकार। क्या हर व्यक्ति को जैसे फोन टेप कर दिया जाता है किसी का, तो ये उसकी प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आप किसी की लाइफ में दखलंदाजी करते हो, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरी धर्म में या दूसरी जाति में शादी करना चाहता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई एकांत के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अभी धारा 377 जो कि आईपीसी में था, एलजीबीटी को अधिकार दिया गया, राइट टू प्राइवेसी के अधिकार के रूप में दिया गया। राइट टू शेल्टर का मतलब क्या? आश्रय का अधिकार। आश्रय का अधिकार का क्या मतलब है? आश्रय के अधिकार का मतलब है कि जो ठंड में लोग मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आश्रय का अधिकार उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और रैन बसेरों का इंतजाम सरकार करती है, लेकिन फिर भी लोग मारे जाते हैं तो कोर्ट उनसे पूछता है कि आपने किस तरीके से शेल्टर के अधिकार का प्रयोग किया। राइट टू फ्री लीगल एड का मतलब क्या? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार का मतलब ये है कि जो लोग गरीब हैं और गरीबी की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार सरकारी वकील के माध्यम से उनके केस को लड़े। राइट टू फूड है। आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है, भोजन का अधिकार दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है ताकि उनका जो है, जो बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे थे वो ना मरे, और ताकि जो है एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया जा सकते। राइट टू आपका जो लीगल एड, हालांकि मैंने बच्चे दोबारा से लिख दिया गया है, ये गलत है। राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार, ये आम जनता का एक अधिकार है। राइट टू गेट एनवायरमेंट है, भाई स्वच्छ वातावरण का अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू स्लीप का मतलब ये नहीं कि आप 6 बजे उठते हो तो आप कह सकते हो कि मेरा राइट टू स्लीप है। 6 बजे उठने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको 48 घंटे के अंदर जगाए रखता है तो आप कहीं ना कहीं पागल हो सकते हो, आप मर सकते हो। इसलिए राइट टू स्लीप का अधिकार दिया गया है कि जबरदस्ती आपको कोई व्यक्ति जगा के नहीं रख सकता। तो कहने का मतलब ये है कि राइट टू जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। हालांकि बच्चों देखा जाए तो इसमें कई तरह के अधिकार आते हैं, जैसे राइट टू लिवलीहुड आता है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल आता है, आपका राइट टू फूड मैंने बता ही दिया, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी आता है, राइट टू सेफ जर्नी भी आता है, राइट टू आप जो इंडिया के दूसरे कोने में आ सकते हो, जा सकते हो, विदेश जाने का, यात्रा का, घूमने का अधिकार भी इसमें आता है। ये सब किस में आते हैं? आर्टिकल 21 में ही आते हैं।
तो कुल मिलाकर जो मेनका गांधी केस आया, तो मेनका गांधी केस में स्पष्ट 1978 में कर दिया गया कि हर व्यक्ति को एक सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ जिएगा, तो कोई भी ऐसी बात जो उसके सम्मान का विरोध करती है तो वहां आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि बेशक हमारा संविधान जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि के समक्ष स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन वो आज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया को अपनाता है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के नियम को लिया गया है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो बना सकती है, लेकिन कोई भी कानून अगर ऐसा है जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है तो वहां पर ऐसा संसद कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है, अब बच्चों एक बात आपके सामने आ रही होगी, जैसे मंजीत ने मेरे से पूछा कि सर राइट टू प्राइवेसी क्या का नहीं समझ में आया। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी एकांतता का अधिकार है, आप बंद कमरे में कुछ भी करो, ठीक है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी है। आप देखो एक बात बताओ, किसी के फोन को आप टेप कर लेते हो तो उस व्यक्ति का जिसका फोन आपने टेप किया है, या आपने फोन को जो है एक तरीके से टेप कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनते हो, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। आप जैसे ओयो रूम में आप होटल बुक करते हो, ठीक है, तो जैसे कई बार आप यूट्यूब चैनल पे देखते हो कि भाई ओयो रूम में होटल बुक कर लेते हो, तो ये आपका राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। अगर आपकी एज, लड़की की एज 18 साल है और लड़की की एज 21 साल है, तो ठीक है, आप भैया आप ओयो रूम में मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहां पर पुलिस आपके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस कभी न कभी आपके इस अधिकार का दुरुपयोग करती है, वो आप पे दबाव डालती है, एक तरीके से कहती है कि भाई आप जो है ऐसे रूम में क्यों मिल रहे हो। तो आप जो है कह सकते हो कि भाई मैं एक तरीके से एडल्ट हूं, मेरी एज 21 साल है और लड़की की एज 18 साल है, क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस जो है होटलों में रेड क्यों मारती है, क्योंकि पुलिस को सूचना ये मिलती है कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, तो एक तरीके से जो है गलत काम को रोकने के लिए पुलिस रेड मारती है। लेकिन आप पर्सनली किसी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो तो ये आपका राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, तो पुलिस के समक्ष आप अपनी बात को रख सकते हो। लेकिन क्योंकि देखो एक बात बताओ कि पब्लिक प्लेस पर आप कोई अगर गलत काम करते हो तो वहां एक कानून अपराध माना जाता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप प्राइवेट रूम लेके आप जो है किसी के साथ मिलते हो, तो ये कोई गलत काम थोड़ी है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। तो वहां पुलिस से आप कह सकते हो कि भाई ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, मैं इस मामले में कौन सा गलत हूँ, मैं खुद अपने आप में एडल्ट हूँ, मैं समझदार हूँ, तो इसमें गलत काम क्या हो गया। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इस मामले पर भी राइट टू प्राइवेसी का दुरुपयोग जो है पुलिस कर देती है। ठीक है, तो आपके अधिकारों से आपको वंचित कर देती है। कभी कभी पुलिस जो है आपके अधिकारों का दुरुपयोग करती है, वो क्योंकि पुलिस पैसा ऐंठने के लिए कहती है कि भाई हम आपके जो माँ बाप पे जो है हम जो है फोन करने वाले हैं, तो एक तरीके से पुलिस आपको दबाव बनाने की कोशिश करती है, जो कि गलत है, क्योंकि कानून हमारा ये नहीं कहता, क्योंकि कानून ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखो राइट टू प्राइवेसी को लेकर तो कई तरह के पॉइंट उठे हैं, जैसे अभी हाल में आधार कार्ड को लेकर भी उठे थे राइट टू प्राइवेसी को मामला, कि वहां सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी, तो 5 जजों की बेंच ने ये कहा राइट टू प्राइवेसी को लेकर कि भाई जो आधार कार्ड आप हर मामले पर जो है सरकार जमा करवा रही है, कि अगर इसका डाटा का मिसयूज हुआ तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन तो होगा कि नहीं होगा। तो सरकार से खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो पब्लिक का जो डाटा है उसको आप किस तरीके से सुरक्षित रख रहे हो, अगर डाटा सुरक्षित नहीं रख सकती हो तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन तो होगा। तो आपने देखा होगा कि 2018 में केस आया सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें डिसीजन दिया कि हर जगह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, और सरकार के इस फैसले को उसने रद्द कर दिया था। तो एक राइट टू प्राइवेसी का एक तरीके से एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। 3 धारा जो हमारे आईपीसी में 377 थी, उस धारा में आपने देखा होगा कि भाई एलजीबीटी को अधिकार दिया गया, लेस्बियन को, बाइसेक्सुअल को,
ठीक है, गे को, एक तरीके से ट्रांजेशनल को, तो उसमें राइट टू प्राइवेसी के रूप में ही तो दिया गया कि हर व्यक्ति को अपना राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है बच्चे, फंडामेंटल राइट की जो क्लास है वो कल खत्म हो जाएंगी। आपकी एक दिन और क्लास चलेगी, उसमें फंडामेंटल राइट को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। सर आप यूपी एसआई का लिया था बट आप आईएएस करना है क्या, ये बैच एनफ है? तो बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल एनफ है। आपको ये जो है बैच बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सही ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआई का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें पॉलिटी के बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे थे। क्योंकि जीएस में कोई 40 क्वेश्चन जब एसआई के बैच में आते हैं तो उसमें से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, लेकिन वो बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ आईएएस के लिए बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सफिशिएंट है। वो तो सीधे माँ बाप को फोन करते हैं, तो बच्चे वो दुरुपयोग करते हैं ना एक तरीके से, इसलिए दुरुपयोग करते हैं कि ताकि आपसे पैसा ऐड सके। ठीक है, अगर आपकी वैलिड एज है और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो आप किसी भी ओयो रूम में, होटल में आप किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हो। ये कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। समझ में आ गया? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार, जिसको हम निजता का अधिकार कहते हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो कई मामले आए, जैसे एलजीबीटी का मामला आया, जैसे आपका जो है एलजीबीटी के अलावा जो है आधार कार्ड का मामला आया, तो ये सब राइट टू प्राइवेसी में आते हैं। सर लिव इन रिलेशनशिप किस अधिकार में आएगा? तो राइट टू लाइफ में ही आएगा बच्चे, आर्टिकल 21 में आएगा। ठीक है, आप किसी के साथ भी लिविंग रह सकते हो, लेकिन अगर जिसके साथ भी आप लिविंग में रह रहे हो, अगर उसके फंडामेंटल राइट का शोषण होता है तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज में बड़े बदलाव भी आए हैं। अब दिल्ली में मुखर्जी नगर में आप देखोगे बच्चों, तो आज लगभग 60% लोग जो है लिविंग में रहते हैं। ठीक है, लिविंग का मतलब ये होता है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लिविंग का मतलब ये है कि बिना शादी के पहले लड़का लड़की जो है एक साथ रह सकते हैं। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हैदराबाद में, अहमदाबाद में, आपका दिल्ली में, मुंबई में, तो यहाँ लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा तादाद में चल चुके हैं। यानी कि बिना शादी करे आप लिविंग में रह सकते हो। ये कहीं ना कहीं लिविंग में रहने का अधिकार तो है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर किसी के, जब आप लिविंग में रहते हो, अगर फंडामेंटल राइट का शोषण करते हो, तो वहां पर कोर्ट आपके खिलाफ या पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो हालांकि हमारा कोर्ट या हमारा संविधान लिविंग में रहने के लिए मना नहीं करता, आप लिविंग में रह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप फंडामेंटल राइट का शोषण करोगे, जो आपके साथ व्यक्ति रहता है, तो वहां कोर्ट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट का अधिकार है। तो ये जो भरत आपने पूछा है ना कि मोहनी जैन केस, ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया जाना चाहिए, और इसी के कारण 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, और जिसमें जो है राइट टू एजुकेशन का अधिकार आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया। हालांकि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया वो 2009 में आया था, और जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे जो नितिन आप पूछ रहे हो ना कि 89 वाली जो ट्रिक है वो बता दीजिए, तो बच्चे वो हर जगह कामयाब नहीं होती, 70% आर्टिकल्स में कामयाब होती है। कि अगर आप सेंटर के आर्टिकल में 89 आप लगा देते हो, तो उसमें वो स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल 75 में पीएम आता है, उसमें 89 जोड़ दो तो आर्टिकल 164 बनेगा, तो उसका आर्टिकल 6 क्या बन गया? सीएम का आर्टिकल बन गया। ये है।
मंजीत कह रहे हैं कि सर प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूअल जियोपार्डी का मतलब क्या है। ड्यूअल जियोपार्डी का मतलब होता है कि दोहरी सजा का संरक्षण, कि एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए दो तरह की सजा नहीं दी जा सकती, जैसे राजीव गांधी का केस मैंने आपको बताया। शुभंकर करेंगे सर आई डू नॉट हिंदी ऑल टाइम, आई कैन नॉट अटेंड योर लाइव क्लास बट आई फेस सम प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर राइट इन ओनली हिंदी। अच्छा, तो बच्चे इंग्लिश में भी तो मैं लिखता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है कि व्हेन यू राइट इन ओनली हिंदी, तो हिंदी में तो ऐसा नहीं कि तो मैं तो बायलिंगुअल पढ़ाता हूँ। ठीक है। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो सूचना का अधिकार है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक तरीके से लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट पॉइंट का एक क्लॉज है वो ये कहता है कि सूचना का अधिकार एक तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में लिया गया है, कि हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम कर रही है, तो इसी को हम राइट टू इंफॉर्मेशन को अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आया? राजा कह रहे हैं सर अभी भी हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी लिखी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चे। अब देखो बच्चे, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तबीयत मेरी ज्यादा ही अब थोड़ी सी खराब हो रही है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। हालांकि देखो कल मैं एक बात और बता दूं कि कल है फ्राइडे, फिर है सैटरडे। तो कल फ्राइडे को तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, लेकिन सैटरडे में लगभग मैं 3 घंटे की क्लास लूंगा, आप लोगों की लंबी क्लास लूंगा। और उसमें यह है कि कल जहां तक एक कोशिश है कि फंडामेंटल राइट को मैं फिनिश करवा दूं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर आपका शनिवार को जो क्लास होगी उसमें आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, आपका डीपीएसपी भी खत्म हो जाएगा और फंडामेंटल राइट भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का टॉपिक है, संवैधानिक विकास का टॉपिक, जिसमें अंग्रेजों के एक्ट हैं, फिर हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनी उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक भी आपका जो शनिवार तक मैं फिनिश करवा दूंगा, हालांकि संडे को मेरी कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है। तो बच्चे आज जो मैं क्लास ले रहा हूं, तो जबरदस्ती क्लास ले रहा हूं मैं, हालांकि मैं बताऊं मेरा मन नहीं था क्लास लेने का, लेकिन क्योंकि यार बच्चे आप बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हो, कोई बिहार का बच्चा है, कोई उत्तराखंड का बच्चा है, कोई झारखंड का बच्चा है, कोई यूपी का बच्चा है, कोई राजस्थान का बच्चा है, तो आप सुबह से वेट करते हो कि डीके चौधरी सर की क्लास कब होगी। तो बच्चे हमें भी कभी कभी आता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को हम भी नहीं देखते, तो क्लास कम से कम बेशक छोटी क्लास ली जाए, लेकिन कम से कम क्लास को लिया जाए, ताकि आपका जो कंटिन्यूटी है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे, कि कम से कम बेशक आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा। तो आज की क्लास में मैंने एक आर्टिकल 20 पढ़ाया और एक आर्टिकल 21 पढ़ाया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में मैंने आपको 20 में ये बताया कि जो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की बात बताई, कि जिसमें मैंने अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात बताई, जिसमें मैंने 3 पॉइंट भी दिए। आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी, यानी कि जैसा कानून होगा वैसा जो है सजा दी जाएगी, प्रेजेंट लॉ के हिसाब से होगा। आर्टिकल 20 के सेकंड पॉइंट में मैंने ड्यूअल जियोपार्डी की बात की, दोहरी सजा की बात की, कि उसके संरक्षण के अधिकार की बात की। आर्टिकल 20 के थर्ड पॉइंट में मैंने सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की थी, कि जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, अपने विरुद्ध गवाही के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया जाता है, इसमें पोलोग्राफी आता है, लाई डिटेक्शन आता है, कि जब तक व्यक्ति को खुद की मर्जी नहीं होगी तब तक वो लाई डिटेक्शन या पोलोग्राफी नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने 2 पॉइंट बताए कि हमारा संविधान तो जो है एस्टैब्लिश
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी संसद कानून बनाएगी वो सभी लोगों के लिए फॉलो किया जाएगा। लेकिन बाद में जब आपका मेनका गांधी केस 78 में आया तो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर दी गई, जिसमें ये बोला गया, यथोचित विधि प्रक्रिया की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद कानून बनाने का पूरा अधिकार रखती है, लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो हमारे नेचुरल लॉ के खिलाफ होगा। यानी कि संसद ऐसे कानूनों को नहीं छीन सकती, जैसे हमारा छूने का अधिकार है, हमारा जो है चखने का अधिकार है, हमारा देखने का अधिकार है। तो इस तरह के कानून तो हमें नेचुरल मिले हुए हैं ना, इन अधिकारों को संसद छीनने का अधिकार नहीं रख सकती। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात इसमें की जाती है। तो ये जो आपका मेनका गांधी केस आया 1978 में, इसने आर्टिकल 21 का विस्तार कर दिया, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की है। इसमें राइट टू फूड भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू शेल्टर भी है, राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी भी है, राइट टू फ्री लीगल एड भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू गेट आपका जो है जो फ्रेश एनवायरनमेंट भी है। तो तमाम तरह के जो राइट टू लाइफ के रूप में ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने 2 आर्टिकल बताए, हालांकि कल की क्लास में मैंने ये पूरे फंडामेंटल राइट आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको फिनिश करवा दूं, क्योंकि आज बच्चे थोड़ी सी तबीयत मेरी, मुझे लग रहा है कि मेरी डाउन है तबीयत, बीपी मेरा लो हो रहा है, तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा। तो देन सॉरी बच्चों आज की क्लास के लिए, क्योंकि लंबी क्लास में नहीं ले पा रहा। तो लेकिन कल पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा, और ताकि जो है पूरे जोश और जुनून के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो शनिवार का समय आपको बच्चों बता दिया जाएगा, उसमें परेशान मत होना। ठीक है, बशर्ते कि आप जो है जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं मैं समझाता जाऊंगा। आर्टिकल 21 का, ठीक है, तो आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसा कानून होगा वैसी सजा का प्रोविजन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों क्लास यहीं तक। ठीक है, तो अब रिवीजन आप करते रहो। तो बच्चे जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन मेरी क्लास को आप देख रहे हैं, सभी आप बच्चों को धन्यवाद। तो बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जय हिंद।